कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर सिहर उठता है मन, और यही लगता है कि कैंसर अब हो गया तो ये ठीक हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा होती है कि कैंसर को कैसे कंट्रोल किया जाए। कैंसर से इलाज संभव होने लगा है। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिससे रोगी पुरानी जीवन शैली में भी लौट जाता है, पूरी तरह से भी लोग ठीक होते हैं। 30 से 40% ऐसे रोगी हैं जो पूरी तरह से नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरे भारतवर्ष में 14 लाख ऐसे लोग हैं जो कैंसर जैसे रोग का शिकार हैं। तो कैंसर को कर्क रोग भी कहते हैं और उर्दू में फ़ारसी में सरतान भी कहते हैं। और ये आज से 10-20 साल पहले जब भी कभी किसी को कैंसर हुआ तो उसने समझ लिया कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस देश में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं और बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रांची के प्रतिष्ठित मेडिका अस्पताल में और डॉक्टर मदन गुप्ता कैंसर सर्जन हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है मदन साहब। आज के इस महत्वपूर्ण डिस्कशन में वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में आपसे ये सवाल है कि कैंसर कितने प्रकार का होता है कॉमनली? तो नमस्कार, मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा न्यूज़ 11 के सारी टीमों को कि जो उन्होंने वर्ल्ड कैंसर डे पर एक बहुत ही अच्छा मुहिम चलाया है लोगों में अवेयरनेस जगाने का। तो कैंसर अगर मुख्यतः मैं बोलूँ कि मेरे कंट्री में या मेरे राज्य में मुख्यतः जो होते हैं, मुंह का कैंसर होता है, लंग फेफड़े का कैंसर होता है, गॉल ब्लैडर का कैंसर होता है, पेट का कैंसर होता है, बच्चेदानी जिसको कि मुख्यतः जो है हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित है जिसको कि सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। तो ये जो होते हैं मुख्यतः इस तरह के जो कैंसर होते हैं मुख्य होते हैं। उसके अलावा बच्चों में हम ब्लड कैंसर भी देखते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब सारे कैंसर हैं जो कि मुख्यतः हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे समझें कि इस रोग की आहट है, दस्तक है, कुछ न कुछ बॉडी में इंडिकेट कर रहा है? तो जनरली कैंसर होने से पहले जैसे हर रोग कुछ न कुछ हिंट्स देता है अपने को, उस तरह कैंसर भी कुछ न कुछ हिंट्स देता है अपने को। कुछ बातें ऐसे हैं कि अगर आप कुछ उस तरह से आप उस चीज़ में सम्मिलित हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कैंसर हो सकता है। जैसे कि अगर आप टोबैको प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो ये सब ऐसा पदार्थ है जो कि कैंसर करवाता है। तो अगर आप बहुत दिनों से टोबैको प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, पान गुटखा ले रहे हैं, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल्स है, ओबेसिटी है, बहुत पॉल्यूशन एरिया में रह रहे हैं, तो उस एरिया में आपको एक आपके मन में ये रहना चाहिए कि आपको कैंसर हो सकता है। और अगर कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे कि मुंह में ऐसा घाव जो हील नहीं हो रहा हो, या फिर किसी गांठ हो, आपके गर्दन में किसी तरह का कोई गांठ हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, या आपको जॉन्डिस हो गया हो, पेट में दर्द हो, या फिर आपको खून की वॉमिटिंग हो रही हो, या पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग हो रहा हो, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कैंसर हो सकता है। या आपके स्तन में अगर कोई गांठ हो, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि सिम्टम्स होते हैं। अगर ये सब चीज़ है तो हो सकता है कि आपको कैंसर हो सकता है और आपको किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। जी, कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। कैसे जाके कहें, किससे मिलें, या संबंधित कोई विभाग होता है कैंसर का? जैसे मेडिकल अस्पताल में हम आज बैठे हुए हैं, इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, आपके यहाँ कोई आए तो वो कहाँ कंसल्ट करे और कौन कौन सी जांच आप करवाते हैं पहले? तो जनरली अभी मोस्टली हर जगह एक अलग डिपार्टमेंट बन चुका है जिसको कि हम ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से जानते हैं। और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारे के डॉक्टर्स होते हैं, जैसे सर्जन्स होते हैं जो कि कैंसर की सर्जरी करते हैं, जो रेडियोथेरेपी देते हैं जिसको रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है, और जो कीमोथेरेपी देते हैं उनको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। रही बात जांच का, जो सिम्टम्स होते हैं उसके अनुसार हम जांच कराते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुंह में अगर कोई छाला है जो हील नहीं हो रहा है तो छोटा सा बायोप्सी लेकर भेजते हैं, उसकी जांच कराते हैं। अगर
स्तन में कोई गांठ है तो उसको मैमोग्राफी बोलते हैं, मैमोग्राम करते हैं, उससे पता चल जाता है। एक तरह के ये एक्सरे है, बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है और उससे पता चल जाता है, उसके स्कोर को देखकर हम बता सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। या फिर पेट में अगर कोई गड़बड़ी है तो सीटी स्कैन करके हम पता कर सकते हैं, या फिर कुछ ब्लड में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम ब्लड का टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि ये कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये तो तरीके हैं ये पता लगाने की कि मरीज़ का वो दर्द जो है वो कैंसर का दर्द है या फिर कोई सीवियर इन्फेक्शन है। डॉक्टर साहब, ये कैंसर जो शब्द है ये इंसान को डरा देता है। न सिर्फ ये कि कैंसर से बहुत सारे लोग रिकवर ही नहीं कर पाते, ये स्टेज में बटा हुआ होता है, ये कैसे है? आपने सही बोला कि कैंसर का नाम सुनते ही लोग बहुत डर जाते हैं। तो उसके पीछे मैं एक ही कारण बताऊंगा, वो है जागरूकता। लोगों में अभी भी ये अवेयरनेस नहीं आया है, लोगों को अभी ये पूरी तरह से नहीं पता है कि हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ ठीक कर सकते हैं, मतलब पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, वो पूरी तरह से अपनी पुरानी जीवन शैली में जी सकते हैं, जैसे नॉर्मल अदर पर्सन जीवन व्यतीत करते हैं उस तरह से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। रही बात कि स्टेज जो है वो स्टेज अपने मेडिकल टर्म में हम अपनाते हैं ताकि उससे हम उसके अनुसार उसको ट्रीटमेंट हम उसको दे सकें। स्टेज 1 बोला जाता है जो कि बहुत ही अर्ली लीजन्स होते हैं, और स्टेज 4 जो होता है जो कि लास्ट स्टेज का होता है, बहुत ही एडवांस स्टेज का होता है, उसके अनुसार से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये स्टेज हमने इसलिए लाया अपने मेडिकल फील्ड में कि एक तो ये हो जाता है कि अगर कोई हमारे पास दिखाया, हमने उसको स्टेज बता दिया, किसी और के पास जा रहा है, किसी दूसरे के पास जा रहा है, तो उसने जैसे ही उसने देखा कि स्टेज 2 है तो उसको पता चलेगा अच्छा ये चीज़ है, उसको है स्टेज 3, अच्छा ये चीज़ है। तो पहली बात तो वो होगी। दूसरी कि स्टेज 1 स्टेज 2 का जो ट्रीटमेंट है जनरली सिंगल मॉडलिटी होती है। स्टेज 3 स्टेज 4 का जो मॉडलिटी होती है मल्टी मॉडलिटी होती है। मल्टी मॉडलिटी कहने का मतलब कि हम 2-3 तरीके से उनको ट्रीट करने का कोशिश करते हैं। तो ये सब सारी बातें होती है कि हम कैसे उनको ट्रीटमेंट करें, और लास्ट उनको फॉलो अप के अगर स्टेज 4 का अगर कोई कैंसर है तो हम उनको बोलते हैं थोड़ा क्लोज फॉलो अप रखिए, क्योंकि आप में फिर से होने का डर रहता है। तो इस तरह से स्टेज हमें हेल्प करता है। हेड एंड नेक कैंसर क्या होता है डॉक्टर साहब? हाँ, अगर मैं इंडिया में हूँ, अगर हेड एंड नेक कैंसर के बारे में नहीं बात करूँ तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे कंट्री में और इवन मेरे झारखंड राज्य में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है वो मुंह का कैंसर है, और ये 40% होता है। मतलब अगर 10 में से 10 मरीज कैंसर के हैं तो उसमें 4 मरीज मुंह के कैंसर को होते हैं। तो जो हेड एंड नेक कैंसर होता है, एक जो हमारे यहाँ कॉलर बोन यहाँ पर होता है, इस कॉलर बोन के ऊपर जो भी कैंसर होता है उसको हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं। और इस कैंसर में मुख्यतः जो होते हैं मुंह का कैंसर होता है, खाने पीने की जो नली होती है उसकी कैंसर हो गया, सांस लेने वाली नली है उसका कैंसर हो गया, थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया, पैरोटिड का कैंसर हो गया, ये सब सारे कैंसर्स हेड नेक कैंसर्स होते हैं। और इसको जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको हेड नेक कैंसर सर्जन बोलते हैं। ये इसलिए लाया गया हेड नेक कैंसर सर्जन को क्योंकि ये बहुत मोस्ट कॉमन कैंसर हमारे यहाँ है। जैसे शुगर के लिए स्पेसिफिक लाया गया, जिसको डायबिटोलॉजिस्ट उसको बोला जाता है, इसलिए चूंकि हमारे यहाँ मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ पर एक हेड एंड नेक कैंसर, डेडिकेटेड हेड एंड नेक कैंसर को लाया गया। डॉक्टर मदन गुप्ता प्रतिष्ठित मुंबई के TMH अस्पताल में अपनी सेवा दे चुके हैं, और जो ये कह रहे हैं ये इस बात का प्रमाण है कि रांची में भी कैंसर ट्रीटमेंट संभव है। हेड एंड नेक कैंसर क्या रांची में आप लोग सर्जरी करते हैं, मेडिका अस्पताल में ये होता है? हाँ, तो ये चीज़ लोगों में अभी भी ये भ्रम की होती है कि नहीं यहाँ पर तो कैंसर की इलाज नहीं हो सकता है। अगर मैं 5 साल पहले की बात जाऊँ तो हो सकता है, मे बी इट इज़ ट्रू कि हाँ ठीक है 5 साल पहले नहीं होता, लेकिन अगर मैं अभी की बात बोलूँ तो डेफिनेटली हर तरह के कैंसर का इलाज रांची में संभव है। देखिए, कैंसर की इलाज हम 3 तरीके से करते हैं। पहला सर्जरी, दूसरा रेडियोथेरेपी, तीसरा कीमोथेरेपी, और ये तीनों के तीनों सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और वही कैंसर का इलाज जो आप बाहर जाकर करवाते हैं, TMH मुंबई में कराते हैं, CMC भिलौर में कराते हैं, या दिल्ली में किसी बड़े इंस्टीट्यूट में कराते हैं, वही क्वालिटी का ट्रीटमेंट अब यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि हमारे यहाँ जो मेडिका अस्पताल में सारी टीम जो TMH मुंबई की है,
चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो या सर्जन हो या रेडियोलॉजिस्ट हो या प्लास्टिक ऑन्को सर्जन हो, सारे के सारे जो हैं वो टीएमएच मुंबई के, जो ट्रीटमेंट आपको टीएमएच मुंबई में मिलेगा वही सेम टू सेम ट्रीटमेंट आपको यहाँ मेडिका अस्पताल में मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक पेशेंट हमारे इस कार्यक्रम को देख रहा है, उसको लगता है कि हाँ एक रे ऑफ होप है, आपके यहाँ आ जाता है, तो उसको किस तरह से आप लोग रिसीव करते हैं अपने एंड से, और कैसे उसको ये यकीन दिलाते हैं कि आप सही जगह हैं, आए हैं और सही समय पर आए हैं? पहली बात तो ये कि ट्रस्ट लेवल बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट लेवल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ट्रस्ट लेवल होना बहुत ज़रूरी है। जो भी मरीज आते हैं मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पहले काउंसलिंग करता हूँ। काउंसलिंग करके उन्हें मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो ट्रीटमेंट आप वहाँ जाकर लीजिएगा वही ट्रीटमेंट मैं यहाँ पर दूंगा। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं सर मुझे टीएमएच मुंबई ही जाना है, तो मैंने उन लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेशन भी टीएमएच मुंबई के डॉक्टर से करवा देता हूँ, क्योंकि वहाँ टीएमएच मुंबई में मेरे सारे फ्रेंड्स ही बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर था, वहाँ पर मैं 6-7 साल रहा, अभी भी जो भी मेरे कलीग हैं वहाँ पर, तो उनसे जब मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करा देता हूँ तो उनको विश्वास हो जाता है। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो बात मान लेते हैं कि नहीं ठीक है, जो कि टीएमएच मुंबई के डॉक्टर है, तो उनके समझ में आ जाता है कि नहीं ठीक है, जो ट्रीटमेंट वहाँ मिलेगा वही ट्रीटमेंट यहाँ पर भी मिलेगा। फिर दूसरी बात ये है कि जो ट्रीटमेंट प्लान है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जब आते हैं तो बहुत रिसर्च करके आते हैं। बहुत सारे मरीज हैं जो बहुत रिसर्च करके आते हैं, जब हमारी बातों को सुनते हैं तो उनको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि जो सामने जो डॉक्टर बैठा हुआ है ये यकीनन बहुत ही अच्छा नॉलेज रखता है और बहुत अच्छे जगह से आया हुआ है, और यकीन करके वो आगे का ट्रीटमेंट परस्यू करते हैं। तो चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर मदन गुप्ता आपका। आपने इस विशेष कार्यक्रम में वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर लोगों में ने जो पॉजिटिव मैसेज दिया है, विश्वास जगाया है कि कैंसर क्यूरेबल है और रांची में भी इसका इलाज हो सकता है। वर्ल्ड कैंसर डे यानी 4 फरवरी, डिस्कशन का मैटर कैंसर है। कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन जो आउटलुक है पेशेंट का वो वैसा ही है, डरावना है। अगर आप किसी का जबड़ा निकाल दें और ऊपर से आप फिर उसको सामान्य जीवन जीने कहें तो वो कहीं भी जाएगा तो लोग उसको देखते हैं और हैरत से देखते हैं, डर से देखते हैं। वो व्यक्ति अपने आप को असहज महसूस करता है और परेशान रहता है। लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर सर्जरी के साथ अब कैंसर की प्लास्टिक सर्जरी करके बिल्कुल सामान्यतः उसको रिपेयर करके बनाने की तकनीक भी विकसित हो चुकी है, और ये मेडिका में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट कर देते हैं, पेशेंट को छोड़ देते हैं, वहाँ पर प्लास्टिक सर्जन नहीं होते हैं। तो ये एक समस्या है कि दोबारा फिर सर्जरी, फिर लाइफ रिस्क। हमारे साथ टीएमएच मुंबई से ही, उसके पहले वो एम्स दिल्ली से पढ़े हुए हैं, आप समझ सकते हैं टीएमएच का अनुभव उनके पास। प्लास्टिक सर्जन है, स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट के बाद। देखते हैं डॉक्टर प्रिंस कुमार गुप्ता, आपका स्वागत है। नमस्कार। वर्ल्ड कैंसर डे है जी, आपके सामने हमारे दर्शक बैठे हैं। आप ये बताइए कि ये जो प्लास्टिक सर्जरी ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट है, इसके क्या आयाम है, क्या डायमेंशंस हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिंस कुमार गुप्ता, मैं प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन हूँ। मैं न्यूज़ 11 के माध्यम से फिर से आपके समक्ष आया हूँ। पहले भी मैंने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया था, कैंसर सर्जरी में क्या यूज़ होता है। बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से हम लोग कैंसर सर्जन जो कैंसर शरीर का हिस्सा हटाता है उसका हम लोग पुनर्निर्माण करते हैं। ये चेहरे के कैंसर में काफ़ी ज़रूरत पड़ता है प्लास्टिक सर्जन का। हम लोग पहले हमेशा देखते थे, ऐसे हमें मूवी थिएटर में दिखाया जाता है, डराया जाता है कि कैंसर हो जाएगा तो चेहरा ख़राब हो जाएगा, जिसके कारण आप समाज में नहीं घुल मिल पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसे था पहले, लेकिन पिछले 10 सालों में कैंसर सर्जरी के साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी भी काफ़ी विकसित हुआ है। और अभी हम लोग कैंसर सर्जरीज़ में जब कैंसर के सर्जरी के लिए हम लोग जबड़ा निकाल देते हैं या चेहरे का हिस्सा निकाल देते हैं, उसको हम लोग शरीर के दूसरे हिस्से से स्किन, मांसपेशी या बोन लेके फिर से नॉर्मल जैसा बना सकते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ा जटिल होता है, इसलिए लिमिटेड जगह पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इससे ऑलमोस्ट नॉर्मल रिजल्ट हो पाता है, जिससे मरीज़ दूसरे तीसरे दिन से ही नॉर्मल मुंह से खाना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। ज़बान का कैंसर के बाद मरीज़ को
मतलब जबान हटा देना पड़ता था, जिसके कारण वो कभी ज़िंदगी भर बोल नहीं पाता था। लेकिन अब प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से हम कर देते हैं और देखते हैं चौथे दिन 5वें दिन मरीज़ बहुत अच्छे से बोल पाता है, अपना बात व्यक्त कर पाता है। उसी तरह बहुत सारे और कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में महिलाओं को ब्रेस्ट हटा दिया जाता था, जिससे उनको आगे का पूरा ज़िंदगी बिना ब्रेस्ट के रहना पड़ता है। इससे उनको बहुत तकलीफ़ होता है, कहीं भी जाएंगे तो उनको उस प्रोस्थेसिस यूज़ करना पड़ता है। इसको भी हम लोग ब्रेस्ट को वापस बना सकते हैं, पेट से स्किन लेके उसको ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा बनाते हैं और बहुत सारे मरीज़ बनवाते हैं यहाँ पे। उसी तरह पैर का कोई हिस्सा है, हाथ का हिस्सा, कहीं भी कोई कैंसर है, उसको अगर निकालते हैं बाहर का तो उसको प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से हम लोग फिर से बना सकते हैं। ये तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि ठीक है, उनको ठीक से रिपेयर कर देना और सब कुछ ठीक ठाक है। कैंसर ट्रीटमेंट जो है वो जो आजकल आप लोग कर रहे हैं और 20 साल पहले या बहुत साल पहले मैडम क्यूरी के ज़माने में रेडियोथेरेपी की जो उन्होंने वो की थी, प्रैक्टिकल उन्होंने करके दिखाया था, तब में कितना स्टेज में परिवर्तन आ गया। और कीमोथेरेपी पर विशेष सवाल होगा मेरा, एक एक करके आप उसका जवाब दें कि वो टेक्नोलॉजी और जो सिस्टम्स जो आए हैं नए साइंस के, वो क्या क्या रिफॉर्म्स हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर बोलें तो सबसे बड़ा चीज़ क्या आया है कि कैंसर सर्जरी अब एक टीम वर्क बन गया है, रैदर दैन बीइंग अ इंडिविजुअल सर्जरी कि सर्जन एक जगह ऑपरेट कर दिया फिर वो पेशेंट को भेज दिया कहीं और कीमो के लिए, कहीं और रेडिएशन के लिए। ऐसा अब नहीं चलता। कैंसर सेंटर का मतलब होता है एक टीम हो जो एक ही जगह हर चीज़ का इलाज हो सके और एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के साथ बैठ के और हर मरीज के लिए उसके बीमारी के हिसाब से इलाज कस्टम तरीके से तैयार कर सके, क्योंकि हर बीमारी हर स्टेज अलग अलग होता है, उसके हिसाब से इलाज भी अलग अलग होता है। तो इसीलिए अभी सबसे बड़ा जो रिफॉर्म आया वो यही है कि हमें एक कैंसर सेंटर पे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी दिखते हैं जो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि इस पेशेंट को पहले कीमो जाएगा या पहले सर्जरी होगा उसके बाद कीमो जाएगा, कितने सर्जरी के कितने ड्यूरेशन बाद कीमो जाएगा। रेडिएशन वाले डिसाइड करते हैं कब रेडिएशन देना है, प्लास्टिक सर्जन डिसाइड कर लेता है कब प्लास्टिक सर्जरी उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। और ये सब चीज़ें होने के बाद मरीज़ का रिज़ल्ट बेटर होता है, जिससे क्या होता है उनका संपूर्ण इलाज हो पाता है एक जगह पे, और जिससे क्या होता है कि मरीज़ का रिज़ल्ट भी अच्छा होता है और लॉन्जिटिविटी भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा अंतर आया है, क्योंकि पहले भी अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें होती थी। बाकी तकनीकों में मॉडिफिकेशन ज़रूर आया है, जैसे सर्जरी में हम लोग एनेस्थीसिया बेटर हो गया जिससे मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है, होश में जल्दी आ जाता है। बड़े बड़े जटिल सर्जरीज भी हम लोग आसानी से कर पाते हैं, जान को खतरा नहीं होता है। उसी तरह कीमो की पद्धति भी बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण हम लोग बहुत सारे कैंसर को कीमो के द्वारा कम कर सकते हैं। ऐसे ही रेडिएशन की भी पद्धति बहुत इम्प्रूव हो गई है, जिससे पहले रेडिएशन से पूरे हम एरिया को जला देते थे, अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल लिमिटेड जहाँ कैंसर होता है हम लोग उसको मैप करके और एग्जैक्टली वहीं पे रेडिएशन देते हैं, जिससे आसपास की स्किन हैम्पर नहीं होता है। तो जी डॉक्टर साहब, तो एक सवाल कीमोथेरेपी से रिलेटेड है। कीमोथेरेपी का पहले का कंसेप्ट ये था कि आप अगर आपने लेनी शुरू कर दी तो फिर आपके शरीर बहुत दुर्बल हो जाता है, बाल गिर जाते हैं, वो मरीज़ जीते जी एक जिंदा लाश जैसा बन जाता है। तो अब क्या कोई ऐसा इंजेक्शन या कोई ऐसा मेडिकल तरीका आया है कि अब उतनी ज़्यादा डिफॉर्मेसी नहीं होती? जी, बेसिकली कीमोथेरेपी का एक्शन ऐसा होता है कि वो जो भी शरीर में रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं, जैसे हेयर है और इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, उन पे एक्ट करता है। और ट्यूमर भी एक रैपिडली ग्रोइंग सेल है, तो इसीलिए हम लोग ट्यूमर पे एक्ट करने के लिए करते हैं, बट उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो बाल गिरना या डायरिया होना या ब्लड सेल्स कम होना वो भी होता है। बट अभी कीमो के भी बहुत सारे मेडिसिन जो हैं चेंज हो गए, बहुत सारे अच्छे अच्छे मेडिसिन आए जो मोर टारगेटेड है, टारगेटेड थेरेपी जिसको बोलते हैं हम, कि जो सिर्फ कैंसर के ही सेल्स को मारेंगे और बाकी सेल्स को नहीं मारेंगे। तो इसीलिए कीमोथेरेपी भी बहुत बेहतर हो गया है। बहुत सारे टारगेटेड थेरेपीज़ हैं जो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। तो
ऐसा मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि मरीज़, कुछ पेशेंट्स को हमें हाई डोज कीमो देना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट को हम टारगेटेड थेरेपी देके भी ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में बेहतर आपको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बताएंगे, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ तो सर्जरी चलिए के बारे में ठीक ज़्यादा है, अच्छा बता पाऊँ। तो डिस्कशन चलता रहेगा क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे है, डिस्कशन डिबेट सही बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठेगा। बहरहाल आप यकीन रखें कि कैंसर लाइलाज नहीं है और रांची के मेडिकल अस्पताल में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट मौजूद है जहां पर ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजी सर्जन हैं और प्लास्टिक सर्जन भी हैं। कंप्लीट सेटअप है जो आपको स्वस्थ बना करके नॉर्मल या सामान्य जीवन जीने के लिए वापस समाज में इनकलकेट कर सकता है, रिहेबिलिटेट कर सकता है। तो घबराएं नहीं अगर आपके परिवार में या किसी को कैंसर के इंडिकेशंस हैं, अगर उनका वज़न 10 किलो के आसपास अचानक घट गया है, शरीर कमज़ोर हो गया है, तो एक बार कैंसर की दृष्टि से भी उसका चेकअप हो जाना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।